हाय फंक्शन लवर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रूल ऑफ लव का सेकंड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग म्या के साथ उसके घर में आ जाता है जो जंगलों के बीचों बीच था। म्या के घर में एक बेड और कुछ बर्तन ही थे, उसके अलावा पूरा घर खाली था। म्या विंग को बेड में बैठने में मदद करती है। विंग के कपड़े पूरे गीले हो चुके थे, इसलिए वो उसे अपने भाई के कपड़े पहनने को दे देती है। पर विंग गुस्से में कहता है ये तो बहुत बड़े हैं। म्या उसे फ्रस्ट्रेटेड होके कहती है लड़कियों से ज़्यादा नखरे हैं तुम्हारे, पहनना है तो यही पहनो, नहीं तो ऐसे ही रहो। और वो उसके लिए कुछ दवाइयाँ लेने चली गई। जब वो वापस आई तो विंग ने कपड़े बदल लिए थे और वो सो रहा था। उसे बहुत तेज बुखार था। म्या उसे देखकर सोचने लगती है दिखने में तो ये कोई राजकुमार लगता है, पर ये झील के किनारे कैसे आया? कहीं ये क्लाउड ड्रेसेस तो नहीं जा रहा था? पर इसे देख के लगता तो नहीं है कि वो 3 चैलेंजेस को पूरा कर पाएगा। अगर ये क्लाउड ड्रेसेस जाना चाहता है तो उसका मतलब ये मेरे काम का है। मुझे इसकी मदद करनी होगी जिससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा। वो बस विंग को देख रही थी। थोड़ी देर में विंग भी उठ जाता है। उसके पाँव में पट्टी बच चुकी थी जो म्या ने बांधी थी। म्या उसके लिए सूप लेके आती है। विंग कहता है क्या तुमने मेरे पाँव में पट्टी बांधी? म्या कहती है तुम्हें बुखार है, ये सूप पी लो, इससे तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। पर विंग जैसे ही वो सूप पीता है उसे थूक देता है और कहता है ये तो बहुत कड़वा है। तब म्या कहती है तो तुम्हें क्या लगा कि ये शहद जैसा मीठा होगा? इसमें दवाइयाँ मिली हैं जो तुम्हारे बुखार को कम करेंगी। विंग कहता है माँ मुझे जब भी दवाई देती थी उसमें शहद डाल के देती थी जिससे वो कड़वा नहीं लगता था। मैं इतना कड़वा सूप नहीं पी सकता। म्या कहती है तुम्हारी मर्जी, जब पानी में भीगने की वजह से तुम्हें बुखार आ गया है और अगर तुमने दवाई नहीं ली तो तुम्हें निमोनिया हो जाएगा जिससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, और अगर तुम यहाँ मर जाते हो अफसोस है कि तुम अपनी माँ से नहीं मिल पाओगे। ये सुनकर विंग एक सांस में वो सारी दवाई पी लेता है क्योंकि उसे अपनी माँ से मिलना था। म्या कहती है तुम्हारे कछुए को मैंने बाहर पानी में डाल दिया है, तुम आराम करो। म्या जंगल में कुछ दवाइयाँ और कुछ फल लेने गई थी तब वो बड़बड़ा रही थी। समझता क्या वो अपने आप को, एक तो मेरी सारी दवाइयाँ बर्बाद कर दी, ऊपर से मुझे ऑर्डर दे रहा है कि मैं उसमें शहद भी डाल कर लाऊं। वो यही बड़बड़ा रही थी तभी अचानक से उसको किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वो आहट का पीछा कर रही थी। उसने देखा कि कुछ राजकुमार क्लाउड ड्रेसेस जा रहे थे। वो उन चुनौतियों से बहुत डरे हुए थे। वो आपस में बात कर रहे थे क्या हम वह चुनौतियाँ पार कर पाएंगे? सुना है वो चुनौतियाँ बहुत मुश्किल होती हैं। वो आपस में बातें कर रहे थे। तुम्हें पता है यूनमेक के 2 राजकुमारों के साथ क्या हुआ? उनके ऊपर बाजों का हमला हो गया और अब उन दोनों का कोई पता नहीं है। उनमें से एक राजकुमार बोलता है सुना है यूनमेक का बड़ा राजकुमार पागल है, तो क्या वो मर गए होंगे? अगर वो मर भी गए होंगे तो इनमें उसकी गलती है। उन्हें पता था कि क्लाउड रेसेस में परवेज पाना इतना आसान नहीं है तो उन्हें नहीं आना चाहिए था। तभी उनमें से एक राजकुमार बोलता है दूसरे के बारे में बात करने से अच्छा है तुम खुद के बारे में सोचो, और वो आगे बढ़ जाता है। म्या ये बातें सुन रही थी। उसे पता चल गया था कि एक राजकुमार तो वही है जो उसके घर में है, तो दूसरा राजकुमार शायद वो है जिसका नाम विंग तालाब में जोर जोर से चिल्ला रहा था। अब शाम हो गई थी और उसे अब घर भी लौटना था। वह जल्दी जल्दी दवाइयाँ पकड़ती है और घर की ओर बढ़ने लगती है। थोड़ा आगे चलकर उसे पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है और उसे याद आता है कि विंग ने उसे शहद लाने को कहा था। वो छत्ते की ओर देख के कहती है तुम्हारे लिए शहद ले जाऊं? कभी भी नहीं। इतना कह के वो आगे बढ़ जाती है। जब वो घर पहुंची तो विंग उठ गया था और वो बाहर अपने कछुए के साथ खेल रहा था। वो अपने कछुए को हाथ में उठाकर कहता है तुम्हें पता है जिनचैंग हमें छोड़कर अकेला ही क्लाउड ड्रेसेस चले गया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पर हम जाएंगे कहाँ?
पिताजी ने बिना शिक्षा लिए कबीले आने से मना किया है और मुझे क्लाउड रेसेस का रास्ता नहीं मालूम है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। जब विंग पीछे देखता है तो वहाँ पर म्याम्या थी। विंग म्याम्या से कुछ कहता, म्याम्या ने उसे सेब दे दिए थे और कहा, इसे जल्दी खा लो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आती हूँ। म्याम्या उसे दवाई देती है और कहती है गर्म है, आराम से पीना, और वो साइड में अपनी तलवार में धार लगाने चली जाती है। विंग जब इस बार दवाई पीता है तो उसे कड़वी नहीं लगती। वो खुश होकर कहता है, क्या तुमने इसमें शहद डाला है इसलिए यह कड़वा नहीं लग रहा? पर म्याम्या उसका कोई जवाब नहीं देती और अब वो अपनी तलवार में धार लगाते हुए अपने हाथों को देखती है। उसमें मधुमक्खी के डंक के निशान थे। उसके पूरे हाथों में सूजन आ गई थी। तब म्याम्या सोच रही थी, क्लाउड रेसेस के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, लेकिन उसने अपने भाई से एक बार सुना था कि उसे सबसे पहले आत्माओं के कब्रिस्तान से गुजरना होगा। उसे उसके आगे का रास्ता वहीं से पता चलेगा। अब वो सोचती है, कल सुबह ही हम आत्माओं के कब्रिस्तान के लिए निकलेंगे। दूसरे दिन सुबह ही वो लोग निकल गए थे। म्याम्या को लगा था कि वो 1 या 2 दिन में आत्माओं के कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे, पर विंग के पैर में मोच थी जिस वजह से वो चल नहीं पा रहा था। वह 3 दिन में आत्माओं के जंगल में पहुंचे। कब्रिस्तान उस जंगल के बीचों बीच था। जंगल के अंदर जाने से पहले म्याम्या रुक जाती है और विंग से कहती है, देखो ये जंगल बहुत खतरनाक है, यहाँ बहुत सी शैतानी आत्माएं हैं। वो अपने सर से कुछ बाल तोड़कर विंग को दे देती है, पर विंग उन बालों को देखकर कहता है, इन बालों का मैं क्या करूं? पर म्याम्या कहती है, ये बाल तुम्हारी रक्षा के लिए हैं। एक बात और, भले कुछ भी हो जाए तुम पीछे मत देखना। अंदर बहुत सी आत्माएं हैं जो तुम्हें परेशान करेंगी, लेकिन तुम पीछे मत देखना, बस मेरे साथ रहना। और वो अंदर चले जाते हैं। जंगल में चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहे थे, आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। कभी ऐसा लग रहा था कोई दर्द में चिल्ला रहा है और कभी ऐसा लग रहा था कोई डर से भाग रहा है। विंग को अचानक से ऐसा लगता है कि कोई उसे पीछे की ओर खींच रहा था। जैसे जैसे वो बढ़ने की कोशिश करता, उतनी ही ताकत से कोई उसे पीछे की ओर खींच रहा था। ये बात म्याम्या को महसूस हो जाती है और वो एक तालिस्मान विंग की ओर फेंक देती है। जैसे ही तालिस्मान विंग को छूता है, विंग के पीछे से एक बच्चा निकल के सामने आता है। उस बच्चे के पूरे शरीर में लाल निशान थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे किसी लोहे की पतली छड़ी से गर्म करके मारा गया हो। वो लगभग 8 साल का लग रहा था। वो म्याम्या को देखकर भागने की कोशिश करता है, पर म्याम्या उसकी तरफ एक तालिस्मान फेंक देती है, जिससे वो रस्सी से बच जाता है। और वो बच्चा म्याम्या से कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस खेल रहा था, मुझे जाने दो। म्याम्या उसे देखकर पहले मुस्कुराती है, फिर गुस्से में कहती है, खेल रहे थे? क्या हम तुम्हें कोई खेलने की चीज़ लगते हैं? लेकिन विंग गुस्से में कहता है, इसे जाने दो, और वो बच्चे की रस्सी खोलने लगता है। म्याम्या मना करती है, पर नियान ज़बरदस्ती उसकी रस्सी खोल देता है और उस बच्चे से वहाँ से भागने को कहता है। म्याम्या को इतना गुस्सा आ गया था, उसने विंग का हाथ जोर से पकड़ लिया। तुमने उसे जाने क्यों दिया? हम उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछ सकते थे। विंग कहता है, एक छोटे से बच्चे को बात कर, और वो जोर से म्याम्या का हाथ झटक देता है और आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उनको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, पर ये आवाज़ें पिछली आवाज़ों से कुछ अलग थी। ये मदद के लिए चिल्ला रही थी। विंग कहता है, हमें देखना चाहिए, ये कौन चिल्ला रहा है? शायद किसी को हमारी मदद चाहिए। म्याम्या कहती है, पागल मत बनो, ये प्रेत घाटी है, यहाँ ऐसी आवाज़ें आना मामूली बात है। अगर हम इन आवाज़ों के पीछे जाएंगे तो मरना तय है। विंग कहता है, अगर ये आवाज़ सच में किसी जिंदा इंसान की है, अगर किसी को सच में हमारी मदद चाहिए तो? मैम कहती है, तो क्या, अगर वो अपनी जान नहीं बचा सकते तो उन्हें प्रेत घाटी में आना ही नहीं चाहिए था। हमें जितनी जल्दी हो सके आत्माओं के कब्रिस्तान पहुंचना है, तो जल्दी चलो। पर विंग कहता है, मुझे यहाँ से जाना ठीक नहीं लग रहा, मैं उनकी मदद करने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें नहीं आना तो तुम अकेले आगे जा सकती हो। विंग देखता है कि आवाज़ें दाईं ओर से आ रही थी और वो आवाज़ का पीछा करने लगता है। कुछ ही देर चलने के बाद उसे कुछ लोग लटके हुए नजर आते हैं। उन्हें एक पेड़ ने अपनी शाखाओं से जकड़ रखा था। उन राजकुमारों की तलवारें नीचे गिरी हुई थी। शाखाओं ने उन्हें इतनी जोर से जकड़ा था
जिससे उनके मुंह से खून निकलने लगा था। विंग ये सब देखकर घबरा जाता है और वो उन्हें बचाने के लिए नीचे गिरी तलवारों में से एक तलवार उठाकर पेड़ की ओर वार कर देता है। पेड़ की एक शाखा अब उसकी ओर भी बढ़ने लगी थी। जैसे ही वो शाखा विंग के पास पहुंचती है, एक बच्चा उसके सामने आ जाता है और वो शाखा उसे बिना पकड़े ही वापस हट जाती है। जब वो बच्चा पलटता है तो विंग उसे पहचान लेता है। ये वही बच्चा था जिसे विंग ने थोड़ी देर पहले मैम्या से बचाया था। वो बच्चा विंग को यहाँ से चलने को कहता है, पर विंग मना कर देता है। विंग कहता है, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, पर मैं इन्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। वो बच्चा कहता है, तुम इन्हें नहीं बचा सकते। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि वो शाखा तुम्हारी ओर फिर से हमला करे। पर विंग कहता है, मैं इन्हें छोड़ के ऐसे नहीं जा सकता। विंग उस बच्चे से बात ही कर रहा था, तभी पीछे से एक शाखा विंग पर हमला कर देती है। इस बार उस शाखा ने विंग को पकड़ लिया था और उसे ऊपर की ओर ले जा रही थी, लेकिन मैम्या उसे बचा लेती है। मैम्या एक तालिस्मान में कुछ मंत्र पढ़कर विंग की ओर फेंकती है, जिससे शाखा विंग को तो छोड़ देती है और विंग जमीन पर गिर जाता है। गिरने की वजह से उसके पीठ में जोर की चोट आई थी, उसे खून की उल्टी हुई और वो बेहोश हो गया। जब मैम्या पेड़ में लटके हुए उन लोगों को देखती है तो उसे याद आता है कि ये तो वही लोग हैं जिन्हें उसने जंगल में देखा था और ये क्लाउड रेसेस जा रही थी। मैम्या को लगता है अगर वो इनकी मदद करेगी तो ये उसे गुरुकुल का रास्ता बता सकते हैं, और वो एक तालिस्मान में कुछ मंत्र पढ़ के पेड़ की ओर फेंक देती है। पर इस बार उस तालिस्मान का पेड़ पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि पेड़ और ज़्यादा आक्रामक हो गया। वो मैम्या पर चारों तरफ से हमला करने लग गया। वो बच्चा मैम्या से कहता है, तुमने इसे पूरी तरह से जगा दिया है, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम्हारी जान चली जाएगी। मैम्या अपनी तलवार से उन शाखाओं को रोक रही थी और वो बच्चे से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि मैं इस पेड़ को कैसे शांत कर सकती हूँ? बच्चा कहता है, मुझे अच्छे से तो नहीं पता, पर मेरी माँ ने कहा था कि अगर हम इस पेड़ की जड़ें काट दें तो ये पेड़ शांत हो जाएगा। पेड़ की शाखाएं चारों ओर से मैम्या पर हमला कर रही थी। वो उन शाखाओं का सामना नहीं कर पा रही थी, जड़ें काटना तो बहुत दूर था। शाखाओं के वार से वो पूरी तरीके से घायल हो चुकी थी। उसके बाजुओं से खून आने लगा था। वो पूरी तरीके से थक चुकी थी। अब शाखाएं उस पर हावी हो रही थी। अचानक से एक शाखा उसके हाथ पर वार करती है, जिससे उसकी तलवार नीचे गिर जाती है। उसकी तलवार नीचे गिर चुकी थी। एक शाखा उसके पैरों पर वार करती है और वो घुटने के बल बैठ जाती है। मैम्या के पूरे शरीर में कट के निशान थे, जिसमें से खून निकल रहा था। मैम्या को लगता है कि अब वो मरने वाली है। वो विंग की तरफ देखकर बोलती है, मुझे पता था यहाँ खतरा है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकी। वो हल्का सा मुस्कुराती है। सच कहूँ तो मुझे भी ये नहीं पता कि ऐसा क्यों है। पेड़ की शाखा मैम्या की ओर बढ़ रही थी, लेकिन मैम्या का पूरा ध्यान विंग पर था। जैसे ही वो शाखा उस पर वार करने वाली थी, तभी एक तलवार सामने से आई और उस शाखा को काट देती है। मैम्या के पूरे शरीर में काफ़ी खून बह चुका था, जिससे उसे कमजोरी महसूस हो रही थी और वो बेहोश हो रही थी। लेकिन उसकी आंखों के सामने सफ़ेद कपड़ों में एक धुंधली सी परछाई नजर आ रही थी, जो एक के बाद एक शाखाओं को काट रही थी। उस परछाई को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो व्यक्ति युद्ध कला में निपुण हो। उसके वार बिल्कुल सटीक और ऊर्जा से भरे हुए थे। वो शाखाओं को ऐसे काट रहा था जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हों। अब मैम्या पूरी तरीके से बेहोश होने लगी थी। जो धुंधली सी परछाई उसे दिखाई दे रही थी, अब वो भी मिटने लगी थी। उसके सामने अंधेरा छा गया और वो गिर पड़ी। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक्चुअली मुझे पता है कि मेरा एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ और मुझे एडिटिंग करना भी नहीं आता, और पीछे से कुत्ते भी भौंकते रहते हैं, क्योंकि छोटा सा गांव है। किस टाइम पे कुत्ते भौंकते हैं, किस टाइम पे गाय अल्लाती है, तो ये सब चलता रहता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड हाँ, मैं आपको बता दूँ कि वांगशांग के बहुत सारे रोमांटिक सीन हैं इसमें,
लेकिन वो बाद में है। तो आई होप आपको पसंद